पूजा की सास उर्मिला बहुत ही नखरे वाली औरत थी। उसे जल्दी कोई चीज कभी पसंद नहीं आती थी। वो हर बात पर अपने खूब नखरे दिखाती थी। अपनी सास की इस आदत से पूजा बहुत परेशान थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वो अपनी सास के लिए लौकी का जूस बनाकर उनके कमरे में ले जाती है और बोलती है, माँ जी, ये लीजिए आपको लौकी का जूस, आप पी लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए खाना लगा दूंगी। बहू, तुझे किसने बोला था कि तू लौकी का जूस बना? मेरा मन नहीं है लौकी का जूस पीने का। लेकिन माँ जी, आप तो रोज लौकी का जूस पीती हैं, उसके बिना आप कुछ नहीं खाती पीती। हाँ ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है लौकी का जूस पीने का। ठीक है माँ जी, तो फिर आप ही बता दीजिए कि आप किस चीज का जूस पियेंगी। बहू, तू ना मेरे लिए आज करेले का जूस बना दे, वो ना शुगर में फायदेमंद होता है। माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अभी घर में करेला नहीं है, तो फिर मैं जूस कैसे बनाऊँ? बहू, घर में करेला नहीं है, लेकिन मार्केट में तो है ना। तू जा, जल्दी से करेला लेके आ जा। माँ जी, आपके कहने का मतलब है कि मैं सारे काम छोड़कर मार्केट जाऊँ, आपके लिए करेला लेकर आऊँ, उसके बाद आपको जूस बना कर दूँ? कितनी समझदार है मेरी बहू, एक बार में ही मेरी सारी बात समझ जाती है। माँ जी, मैं कोई समझदार नहीं हूँ, लेकिन आपके बहुत नखरे हैं। मैं इतने धूप में मार्केट करेला लेने कैसे जाऊँगी? रात में जब आपके बेटे ऑफिस से वापस आएंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगी, वो ले आएंगे। आप अभी लौकी के जूस से काम चला लो। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो बस करेले का जूस ही चाहिए। अपनी सास के नखरे देखकर पूजा का खून उबल जाता है और वह जूस का ग्लास लेकर वापस से रसोई में आ जाती है और अपने कामों में लग जाती है। 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उसकी सास उसे जूस के लिए आवाज नहीं देती है और ना ही नाश्ते के लिए। तभी पूजा अपने मन में सोचती है, मैंने माँ जी को मना तो कर दिया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि माँ जी बिना जूस पिए कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं। अब मैं क्या करूँ? करेला लेने के लिए मार्केट जाऊँ क्या? वरना ये पूरे दिन भूखी रह जाएंगी। इस उम्र में उन्हें भूखे रखकर मुझे खुद पर पाप नहीं चढ़ाना है। एक काम करती हूँ, चली ही जाती हूँ। वैसे भी नाश्ता बन ही गया है, आकाश जी उठेंगे तो खा लेंगे। ओ हेलो मैडम, कहाँ चलती सुबह सुबह? अपनी सास के नखरे उठाने, बाद में मिलती हूँ आपसे। नाश्ता बना दिया है, कर लेना। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी माँ को आज लौकी का नहीं बल्कि करेले का जूस पीना है, जो कि घर में नहीं है, इसलिए वही लेने के लिए जा रही हूँ। अरे रहने दो, शाम को ले आऊंगा, अभी कहीं मत जाओ। नाश्ता लगा दो, नाश्ता कर लेता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी वरना। आपकी माँ ने मना कर दिया है, बोला है जब तक जूस नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं खाएंगी। एक काम करिए ना, आप बाइक से जाकर ला दीजिए ना, बहुत धूप है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी तेज धूप है, अगर मैं बाहर गया ना तो चिकन फ्राई होके आऊंगा। मैं नहीं जा रहा। अगर तुमको अपनी सास के नखरे उठाने हैं ना तो तुम उठाओ और जाओ, बस मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं जाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर पूजा गुस्से में पैर धमकती वहाँ से चली जाती है और आकाश आराम से बैठकर नाश्ता करने लगता है। पूजा कड़कती धूप में जाकर करेले लेकर आती है और जूस बनाकर दोबारा से अपनी सास के कमरे में ले जाती है और बोलती है, लीजिए माँ जी, करेले का जूस आपने ही मांगा था ना, आप पी लीजिए और नाश्ता कर लीजिए। बहू, थोड़ा नजर उठाकर घड़ी की तरफ देख ले। अब ये टाइम है क्या जूस पीने का या नाश्ता करने का? अब तो लंच ही हो गया है ना। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, मैं करेला लेने के लिए धूप में गई थी कि आप अपनी पसंद का जूस पी सको, और अब आप कह रही हो कि आपका मन नहीं है जूस पीने का। तो मैं क्या करूँ? तू जूस समय से नहीं लाई, अब तक तो मेरा मूड चेंज हो गया। माँ जी, आपके बहुत नखरे हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। अब आपको जो चाहिए वो एक बार में बता दिया करो। पूजा वहाँ से चली जाती है। इतना कुछ कहने पर भी उर्मिला पर कोई असर नहीं होता। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन पूजा अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको मेरे साथ मेरे मायके चलना है। मम्मी जी ने एक छोटी सी पूजा रखी है। बहू, मेरी कमर में ना दर्द हो रहा है, मेरे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। माँ जी, नखरे मत करिए, जल्दी चलिए, मम्मी ने आपको स्पेशल बुलाया है। सच में बहू, मेरी कमर में ना बहुत दर्द है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, फिर मैं तेरे साथ कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, हमें शाम तक जाना है,
तब तक आपकी कमर में मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा थोड़ा। ठीक है बहू, कर दे। अगर ठीक हो गया मेरा कमर दर्द तो मैं जरूर चलूंगी, वरना कोई बात नहीं। माँ जी इतना मत सोचिए, आप शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देखते हैं बहू, वो तो शाम को ही पता चलेगा। पूजा अपनी सास की कमर की अच्छे से मालिश करती है और उन्हें सुलाकर वापस से अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद शाम को फिर से पूजा अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी अब आप कैसा फील कर रही हैं? आपके लिए कपड़े निकाल दूँ? बहू, तूने मेरी कमर ठीक करने के चक्कर में इतनी जोर से मालिश करी, जो ठीक था वो भी बिगड़ गया। अब मुझसे तो घुमा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम करिए। आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं बहू, ऐसा मत कर, तू चली जा, वरना तेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तू मेरी इतनी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। तू आराम से जा अपने मायके। अगर तू नहीं जाएगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उर्मिला के कहने पर पूजा अपने पति को लेकर मायके चली जाती है, जिसके बाद उसकी पड़ोसन शांति वहां आती है और बोलती है, क्या हुआ उर्मिला, काम हो गया क्या? हाँ शांति, काम तो हो गया है। चल अब चलते हैं नाइट शो देखने। हाँ उर्मिला, बहुत मजा आने वाला है। इतने टाइम बाद हम नाइट शो देखने जाएंगे। जब से तेरी बेटी की शादी हुई है ना, हमने तो नाइट शो देखा ही नहीं है। क्या करूँ शांति, अगर मैं नाइट में शो देखने जाऊंगी तो मेरी बहू भी जाने के लिए बोलेगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। तेरे भी ना बड़े नखरे हैं उर्मिला, पता नहीं तेरी बहू तेरे इतने नखरे झेल कैसे लेती है। अब तू मुझे ताने ही मारेगी या चलेगी भी? चल ना, मैं कब से तैयार हूँ और तू है कि कमर दर्द का नाटक कर रही है। जल्दी से तैयार हो जा। तू देख मैं कैसी अभी तैयार होके आई। उर्मिला जल्दी से अलमारी से कपड़े निकालती है और तैयार होकर शांति के साथ नाइट शो के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा को बार बार अपनी बीमार सास की चिंता सताने लगती है और वह उदास बैठी होती है। तभी उसका पति आकाश उसके पास आता है और बोलता है, मैडम जी आज आप इतनी गुमसुम क्यों बैठी हैं? आपकी तो सास भी आपके पास नहीं है जो आपको परेशान करे। जी आकाश, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनको छोड़कर चली आई। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। यार इतनी रात हो चुकी है, अभी जाएंगे तो तुम्हारी माँ क्या बोलेंगी? वो कुछ नहीं बोलेंगी, उन्हें मैं समझा दूंगी। माँ जी को अकेले छोड़कर आई हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे। ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन खाना तो खा लो। आकाश और पूजा खाना पीना खाकर अपने घर लौट जाते हैं तो देखते हैं कि घर के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। तभी पूजा बोलती है, माँ जी इतनी रात को कहाँ गई होंगी, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? देखो माँ का तो पता नहीं, लेकिन घर के अंदर हम जा सकते हैं, क्योंकि तुम तो जानती हो ना, जब नाइट शिफ्ट करता हूँ तो दूसरी चाबी लेके जाता हूँ, तो वो चाबी मेरे पास ही पड़ी हुई है, तो मैं भी गेट खोल देता हूँ। ठीक है फिर चलिए। वैसे आपकी माँ सच में बहुत नखरे वाली है, मुझे कह रही थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा है और अब इतनी रात को गायब है। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, माँ को आने दो तब पूछ लेंगे। आकाश इतना कहकर घर का दरवाजा खोलता है और अपनी पत्नी को लेकर अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद शांति और उर्मिला मूवी देखकर वापस आते हैं और उर्मिला शांति से बोलती है, शांति, तूने क्या तरीका बताया है कि कमर दर्द का नाटक कर ले, मेरे साथ मूवी देखने चल। अगर मैं तेरी बात नहीं मानती तो मुझे बहुत पछतावा होता। उन दोनों की सारी बातें पूजा और आकाश सुन लेते हैं और उन्हें सारा सच मालूम पड़ जाता है, जिसके बाद पूजा अपनी सास की किसी भी बात का कोई यकीन नहीं करती है और उर्मिला का एक झूठ हमेशा के लिए उस पर भारी पड़ जाता है। सपना और मुकेश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। जहां सपना एक नंबर की फेंकू लड़की थी, वहीं मुकेश बहुत ही समझदार था। मुकेश एक गरीब घर से था। मुकेश के माता पिता की मौत एक रेल हादसे में हो गई थी, जिसके बाद मुकेश अपने मामा के बंगले में रहा करता था। एक दिन सपना मुकेश के पास आकर कहती है, मुकेश, हम शादी कब करेंगे? हम दोनों को रिलेशनशिप में आए 2 साल हो गए हैं, अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। सपना अभी नहीं, कुछ समय बाद हम शादी करेंगे। वो क्या है ना, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी उठा पाऊँ, तुम्हें एक वक्त का खाना खिला पाऊँ। इसलिए ना पहले मेरी जॉब लगने दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, पक्का।
ठीक है, जैसे तुमको सही लगे मुकेश। सपना थोड़ी देर उससे इधर उधर की बात करती, फिर कुछ देर बाद घर चली जाती। कुछ साल निकल जाते हैं ऐसे ही। सपना और मुकेश दोनों का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। मुकेश की एक अच्छी कंपनी में जॉब लगती है। ये बात मुकेश सपना को बताता है और सपना उससे कहती है, अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, अब तो हम शादी कर ही सकते हैं ना। नहीं सपना, अभी अभी तो जॉब लगी है, कम से कम सैलरी तो आने दो, उसके बाद हम शादी करेंगे, ठीक है? तुमको शादी ही नहीं करनी है। पहले तुमने कहा कि जॉब लगेगी फिर शादी कर लेंगे, और जब अब जॉब लग गई है तो फिर से तुम बहाने बना रहे हो। सीधा बोलो ना कि तुमको शादी ही नहीं करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है सपना, मैं तो बस, क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? क्योंकि तुम अमीर घर की लड़की हो और एक मैं मामूली सा गरीब लड़का जिसके पास अपना घर तक नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुकेश। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसे या जमीन से नहीं। अगर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। सपना मुकेश को समझाकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ शोभा से अपने और मुकेश की शादी के बारे में बात करती है। जब सपना मुकेश के बारे में बताती है तो शोभा सपना से कहती है, बेटा तेरी पसंद को क्या हो गया? हाँ, तुझे अगर शादी करनी तो हमें बता देना, हम तेरे लिए अमीर से अमीर लड़की के रिश्ते लेकर आएंगे। तू उस गरीब के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस मुकेश से ही शादी करूंगी। मुझे उसके पैसों से कोई मतलब नहीं है। सपना शोभा से इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद सपना और मुकेश दोनों एक छोटे से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मुकेश सपना को एक बड़े से बंगले में ले जाता है। बंगला देखकर सपना मुकेश से कहती है, वाह मुकेश, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है, और तुम मुझे आज तक झूठ बोलते आई कि तुम्हारे पास रहने को मकान नहीं है, और तो और मकान के साथ साथ इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। इनको हाथ मत लगाओ सपना, ये मेरा नहीं है, और ये बंगला भी मेरा नहीं है। तुम्हारी नहीं है तो किसका है ये? ये सब मेरा नहीं, मेरे अमेरिका वाले मामा का है। वो लोग यहाँ नहीं रहते, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ ताकि घर की देखभाल हो सके, और ये गाड़ियाँ भी ना उन्हीं की है। अरे तो क्या हुआ, अभी हम लोग यहाँ रहते हैं तो ये सब हमारा हुआ। सपना इतना बोलकर पूरे बंगले में घूमने चली जाती है। सपना को बंगला बहुत ही अच्छा लगता है। वाह यार, ये बंगला तो इतना बड़ा है कि अच्छे से देखने के लिए 4 दिन लग जाएंगे। इतना सुंदर बंगला मैंने कभी नहीं देखा। अब यहाँ की फोटो क्लिक करके अपने दोस्तों को दिखाऊंगी और उनको जलाऊंगी। वो बंगले में घूम ही रही होती है कि मुकेश उसे आराम करने के लिए बुला लेता है। दोनों कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शादी के बाद सपना घर का सारा काम संभाल लेती है और मुकेश हमेशा की तरह टाइम पर ऑफिस चला जाता। वक्त गुजरता रहता है और गुजरते वक्त के साथ सपना और मुकेश की शादी को 8 महीने हो जाते हैं। एक दिन सपना मुकेश से कहती है, सुनो मुकेश, हमारी शादी को 8 महीने हो गए हैं। शादी के बाद हम एक भी दिन कहीं बाहर नहीं गए हैं। हम लोग कल बाहर चलते हैं ना? नहीं सपना, ऑफिस में बहुत काम है, हम कहीं नहीं जा सकते, हम कभी और चलते हैं। तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? अपने काम से ही शादी कर लेते। मेरी माँ हमेशा 1 महीने में 2 बार बाहर ले जाती थी, और शादी के बाद 8 महीने में मैं एक भी बार नहीं गई। सपना इतना बोलते बोलते रोने लगती है। मुकेश उसे रोता हुआ देखकर कहता है, अरे यार चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, कल शाम को तैयार रहना, कल हम लोग बाहर जाएंगे, वो भी कुछ खाने के लिए। सच्ची ना? हाँ बाबा, तुम तैयार रहना। मुकेश खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है और अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सपना तैयार होकर मुकेश का इंतजार कर रही होती है कि तभी सपना की दोस्त डिम्पल उसके घर के बाहर मिल जाती है। अरे सपना, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे ये मेरा घर है और मेरे पति मुझे आज 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जा रहे हैं। बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। सच में ये तेरा घर है? वाह यार, तेरा घर तो बहुत बड़ा है और गाड़ियाँ भी कितनी सारी है। तो खुद ही चली जा। अरे नहीं यार, आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पर है और मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है। अभी बस मेरे पति आने वाले हैं, उनके साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा सुन ना, तेरा इतना बड़ा घर है, कभी इस घर में हम पार्टी करते हैं ना, सारे दोस्तों को बुलाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हाँ जरूर, तू परसों सबको लेकर आ जाइयो, ठीक है? ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, परसों मिलते हैं। डिम्पल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद मुकेश भी आता है और सपना को एक नॉर्मल ढाबे पर ले जाकर खाना खिलाता है। सपना उस वक्त कुछ भी नहीं कहती और घर आ जाती है। फिर 2 दिन बाद शाम को डिम्पल के साथ 5 लोग सपना के घर आते हैं और पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद मुकेश घर आता है और ये सब देखकर वो सपना को कमरे में ले जाता है।
ये सब क्या है सपना? तुमको पता है ना हम लोगों के पास पैसे नहीं है और तुम पार्टी कर रही हो। क्या हो गया? तुमसे शादी करने से पहले भी तो ये सब करती थी ना मैं, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, फिर अभी क्यों? और मैं भी तो अपने दोस्तों को बता दूं कि मेरा घर कितना बड़ा है और कितनी सारी गाड़ियां हैं। तुम्हारा ये शो ऑफ ना किसी दिन हमें पक्का मुसीबत में डाल देगा। जाओ करो पार्टी। सपना मुकेश की बातों को अनसुना करके नीचे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। सारे पार्टी कर ही रहे होते हैं कि तभी मुकेश के मामा का लड़का मोहित आता है और चिल्लाने लगता है, बंद करो ये नाच गाना। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पार्टी करने की? ओह हेलो मिस्टर, कौन हो तुम? पार्टी मैं अपने घर में कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे घर में। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी औकात भी नहीं है इस घर को खरीदने की। सारा जीवन निकल जाएगा लेकिन तुम खरीद नहीं पाओगी, समझी? सपना और मोहित में बहस हो ही रही होती है कि तभी इतनी आवाज सुनकर मुकेश नीचे आता है और सपना से कहता है, क्या हुआ सपना, इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ ये पता नहीं कौन लड़का है जो हमारे घर को अपना घर कह रहा है और धमकी भी दे रहा है। अरे मोहित भैया आप कब आए? आप मुझे फोन कर देते ना तो मैं आ जाता आपको लेने। तुम इसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? ये हमें अपने घर से निकाल रहा है और तुम। मैं बताता हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मतलब मुकेश के मामा का लड़का हूँ। और मुकेश की औकात ही क्या है इस घर को खरीदने की? अरे इसके तो माँ बाप नहीं है इसलिए इसको यहाँ रहने दिया मैंने, और ये तो अपना ही घर बना के बैठ गया, इसको हमारे पीठ पीछे पार्टी कर रहा है। अब मोहित मुकेश की बहुत बेइज्जती करता है और उसे घर से जाने के लिए भी कह देता है। मुकेश की इतनी बेइज्जती सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसके इस शौक के चक्कर में मुकेश की बेइज्जती हो रही है और इस चक्कर में उसे घर से भी निकाल दिया गया। सपना मुकेश से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मुकेश, मेरी वजह से तुमको घर से निकाल दिया गया और तुम्हारी बेइज्जती भी करी। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। आज से मैं वादा करती हूँ कि तुम जिस तरह मुझे रखोगे मैं उसी तरह से रहूंगी। साथ ही हम दोनों जॉब करेंगे ताकि हम अपना एक छोटा सा घर ले सके। मुकेश सपना को माफ कर देता है और कुछ दिनों बाद दोनों जॉब करके एक छोटा सा अपना घर खरीद देते हैं और दोनों ही सुखी जीवन जीते हैं। इस तरह से करोड़पति बहू एक गरीब पति के साथ खुश रहती है। सलोनी सुबह सुबह आराम से सो रही होती है, तभी वहाँ सलोनी की सास मालती आती है और सलोनी को सुनाते हुए कहती है, बहू सुबह हो गई है, अब तक तू आराम से सो रही है। अरे घर के काम कब करेगी? माँ जी अभी तो सुबह के बस 5 ही बजे हैं, आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? घर के काम मैं थोड़ी देर बाद ही कर दूंगी, 6 बजे तक मैं उठ जाऊंगी। अब आप भी सो जाओ तब तक। हे भगवान, कैसी बहू आई है मेरे घर में, इतनी देर तक सोती रहती है और अब बोलो तो कहती है 1 घंटे और सोना है। बहू ये तेरा ससुराल है, कोई मायका नहीं, जो तू इतनी देर तक सोती रहती है। माँ जी ये आपका भी मायका नहीं ससुराल है, तो आप भी धौस मत जमाओ यहाँ। अब तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। घर के काम तो तुझसे होते नहीं है और जुबान कैंची की तरह चलती है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, मैं तेरी सास हूँ और उम्र में भी तुझसे काफी बड़ी हूँ। माँ जी अगर आप अपनी बहू की इज्जत नहीं करोगी तो सास होने का सम्मान कैसे मांग रही हो? अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद सारा काम कर दूंगी तो आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? बोलो अब। मेरा बेटा बेचारा रात भर काम करता है और तू आराम से घोड़े बेचकर सोती है। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने पति के बारे में ही सोच लिया कर कि वो अभी थोड़ी देर पहले जब काम से आएगा तो उसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा तो उसे कितनी खुशी होगी, ये भी सोच लिया कर ना कभी। माँ जी पंकज जी 10 बजे आते हैं और तब तक घर के सारे काम हो जाते हैं और खाना पीना तब गरम ही बनता है, और यही अगर मैंने आपकी बात सुनकर अभी खाना बना दिया तो तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, करना तो तुझे अपने ही मन की है। मालती इतना बोलकर रसोई में बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पंकज घर आता है काम से और अपनी माँ को बर्तन धोते हुए देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सलोनी को बुलाता है। सलोनी ये क्या है, तुम्हारे होते हुए माँ बर्तन धो रही है, तुम्हें शर्म आती है या नहीं आती है? अरे तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है, और माँ जी मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर बाद सोकर उठ जाऊंगी और तभी सारा काम कर दूंगी। फिर आपको किसने कहा कि बर्तन धोने हैं? अब बहू तो घर के कुछ काम करती नहीं है बेटा, ना ही हाथ लगाती है घर के किसी काम में, और मुझे घर में बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती।
इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बर्तन साफ कर लूं। लेकिन आज तू कैसे जल्दी आ गया? वो आज मैं काफी ज्यादा थक गया था, पूरा शरीर दुख रहा था, इसके कारण सोचा घर जाके आराम करता हूँ। और अच्छा हुआ मैं घर आ गया और तुम्हारी असलियत देख ली मैंने। माँ जी, आप समझाओ ना पंकज जी को, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। अरे आप खुद बताओ ना, मैं क्या माँ जी से कभी काम करवा सकती हूँ? आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ? बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम कैसी हो ना ये मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि आज के बाद मुझे मेरी माँ काम करते हुए ना दिख जाए, समझी तुम? पंकज सलोनी को काफी कुछ सुनाता है। ये देखकर मालती को काफी अच्छा लगता है और वो फिर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। मालती हमेशा ही हर जगह अपनी बहू को नीचा दिखाती रहती थी। सलोनी कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद मालती अपने कमरे में बैठी होती है और तभी वहाँ विमला आ जाती है। क्या बात है मालती, तेरी बहू तो घर को बहुत अच्छे से चमका कर रखती है। लगता है तू अपनी बहू को अच्छे से डंडा करके रखती है। अगर जरा भी गलती हुई तो सुना देती होगी। और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो मुझसे थर थर कांपती है। मेरे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती है वो। चल चल, इतना भी नहीं मान सकती मैं। अब अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तेरी बहू तुझसे कहीं न डरती होगी, वो तो बल्कि तेरे मुंह पे तेरी बनाई हुई चाय फेंक के जाती होगी। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ और फिर मेरी बहू क्या करेगी। मालती जानबूझकर अपनी अलमारी में से सारे कपड़े निकालकर फेंक देती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। अरे बहू, तूने मेरी अलमारी ठीक से नहीं लगाई। ये देख, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े ऊपर से नीचे गिर गए। तुझे कितनी बार बोला है कि जो काम करे वो अच्छे से किया कर। माँ जी, मैंने तो अच्छे से ही सारे कपड़े तय किए थे, पता नहीं कैसे सारे कपड़े गिर गए। बहू, कभी तो अपनी गलती मान लिया कर कि तूने भी कुछ गलत किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। चल अब दोबारा से सारे कपड़े फोल्ड कर और अच्छे से मेरी अलमारी में रख। मैं जा रही हूँ विमला के साथ बाहर। मालती अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी और अपने बेटे के आगे अच्छी भी बन जाती थी कि सारी गलती बस बहू की है। इसीलिए कई बार सलोनी अपने पति से काफी कुछ सुनती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मालती जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब वहाँ से सलोनी जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू के गिरने की आवाज से मालती वहाँ आ जाती है और अपनी बहू की मदद तो करती नहीं है बल्कि उसे सुनाते हुए कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि कहीं भी तेल पानी मत गिराया कर, तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। देख, अब खुद ही गिर गई ना, अब अकल आ गई ठिकाने। ये एक दो बार और गिर कर मानेगी। माँ जी, मैंने तो तेल गिराया भी नहीं है। पता नहीं कौन है जो खुद करता है गलत काम और सारा काम मुझ पे आ जाता है। चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर और उठकर काम कर ले घर का। मालती की इस हरकत को पंकज अच्छे से देख लेता है और वो सारी बातें अच्छे से समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन करता है। कुछ दिनों बाद मालती सुबह सुबह सो रही होती है तो सलोनी बनारसी साड़ी बड़ी सी बिंदी लगाए उसके कमरे में जाती है और बोलती है, मालती, अरे ओ मालती, सुबह हो गई है और अभी तक तू सो रही है? आवाज सुनकर मालती की नींद खुलती है और अपनी बहू को अपनी ही साड़ी में देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। बहू, ये क्या है? तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी है और तू मुझसे कैसे बात कर रही है? चुप बिल्कुल, मैं तेरी बहू नहीं सास हूँ और तू मेरी बात को काट रही है। मैंने तुझे कहा ना, जा मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना कर ला, वरना। ये बहू को क्या हो गया है? वो मेरी सास की तरह हरकतें क्यों कर रही है? मेरी बात समझ नहीं आई क्या मालती? मालती तो अब काफी डर जाती है क्योंकि अब सलोनी बिल्कुल मालती की सास की तरह ही बर्ताव कर रही थी। मालती ही घर का पूरा काम करती है, खाना बनाती है। ये सब करने के बाद मालती थोड़ी देर बैठती है कि तभी वापस से सलोनी आती है और बोलती है, तू फिर बैठ गई? छत पर गेहूं रखे हैं, उन्हें जाकर साफ कर। बहू, तू मेरी सास की तरह क्यों बातें कर रही है? क्योंकि मैं तेरी सास ही हूँ। भूल गई क्या? जब तूने एक बार मेरी बात मानने से मना किया था तो मैंने तुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था। वापस करूँ तेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छत पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, थोड़ी धूप चली जाए उसके बाद गेहूँ साफ कर लूंगी ना। नहीं, मैंने कह दिया कि तू अभी गेहूँ साफ करेगी तो अभी करेगी। मालती अब अपनी बहू से डरने लग जाती है क्योंकि उसकी बहू अब बहू से सास बन गई होती है। शाम के समय पंकज घर आता है
तो मालती तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा तू देख रहा है ना कि बहू मुझसे कितना काम करवा रही है, बिल्कुल मेरी सास बन गई है। मेरी तो हालत बुरी हो गई है काम कर कर के। क्यों माँ, अब क्या हो गया? आप भी तो सलोनी के साथ ऐसा ही करती थी। तभी सलोनी अपने कमरे से निकलती है। मैं अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और तू मुझसे बोल रहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। माँ, आपको याद है उस दिन सलोनी गिर गई थी और आपने उसे उठाया नहीं, उल्टा उसे सुनाया। और एक बात बताऊँ माँ आपको, वो तेल जिसे वो फिसल के गिरी थी वो आपने गिराया था। मुझे सब कुछ पता था माँ, लेकिन मैं सोचता था मेरी माँ आज नहीं तो कल अपनी बहू को अपनी बेटी समझ ही लेगी। लेकिन नहीं माँ, मैं गलत था। एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ही सास को ले आया जाए। तो मैंने सलोनी को कहा कि वो नाटक करे आपकी सास बनने का। सारी बातें सामने आ जाती है और फिर मालती भी अपने किए पर काफी पछतावा करती है। चंपा की शादी चंपक नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अब चंपा अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। चंपा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। चंपक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। चंपा से चंपा की सास लीलावती भी काफी खुश थी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती और उनका परिवार काफी खुशहाल था। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि उनके इस खुशहाल परिवार को नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन चंपा के पास उसका पति चंपक आता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, ओ जानो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें छोड़कर कभी जाने का मन नहीं करता मेरा। अच्छा जी, तो क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है, अगर मेरा खुद का बिजनेस नहीं होता ना तो मेरे अंडर इतने लोग काम नहीं कर रहे होते और मैं एक दिन भी छुट्टी जरूर लेता। हाँ हाँ, बस भी करो और अब जाओ ऑफिस, वरना लेट हो जाओगे। ओ हेलो, मैं खुद का काम करता हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, तो क्या हुआ अगर लेट जा सकता हूँ, समझी तुम? जी ओके सर, लेकिन अभी आप जाओ। अच्छा, मुझे तुम भगा रही हो? रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। चंपक अब चंपा के साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन इस मामले में हमारी चंपा भी कम थोड़ी थी। वो भी चंपक के साथ मस्ती करने के लिए इधर उधर भागने लगती है। लेकिन आखिर में चंपक ने उसको पकड़ ही लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर लेटा दिया। और वो उसके करीब जाने ही लगता है कि दोनों के कानों में एक आवाज आती है जो कि उसकी माँ की थी। अरे ओ बहू, आज उठना नहीं है क्या? मेरे बेटे को ऑफिस भेजना है या नहीं? लग रहा है तो सोती ही रहेगी। देख लिया, आपकी मम्मी आवाज लगा रही हैं। चलिए उठिए ऑफिस के लिए। इस तरह अब चंपा और चंपक दोनों नीचे आते हैं, जिसके बाद चंपा चंपक के लिए खाना बनाकर उसे ऑफिस भेजती है। अब चंपक ऑफिस में काम करने लगता है कि तभी चंपा का कॉल चंपक के पास आता है। चंपक जी, आज शाम को आप जल्दी आ जाइएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ओहो, आज क्या बात है? आज खास जो इतना याद किया जा रहा है? अरे बस यूं ही, जल्दी से आ जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर चंपक कॉल कट कर देता है और काम करने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज आकर उसे बोलते हैं, सर, हम सभी को आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? हम लोगों की तुम सैलरी बढ़ा दो, हमें जरूरत है। लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है, और तुम क्या चाहते हो मैं हर 15 दिन में तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊं? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? भोला, देव, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम दोनों सीनियर हो, और सीनियर होकर ऐसी बात कर रहे हो, हद है यार। चंपक पूरे ऑफिस के सामने देव और भोला को डांट देता है। वो दोनों ऑफिस में सीनियर थे। उन दोनों को खुद की इंसल्ट बहुत बुरी लगती है और दोनों आपस में प्लान बनाते हैं। इस चंपक ने तो पूरे ऑफिस के सामने हम दोनों की इंसल्ट कर दी है। भाई तू बोल तो सही रहा है, इसको सबक सिखाना होगा। लेकिन हम कैसे सिखाएंगे? तू चिंता मत कर, इसका किस्सा खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आखिर इससे हमें अपनी इंसल्ट का बदला जो लेना है। हाँ हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। आप तो हम इससे चुन चुन कर बदला लेंगे। हा 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 हा। इतना कहकर वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देव चंपक के पास जाता है और उससे बोलता है, सर जी, ये हमारी कंपनी के कुछ पेपर्स हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। ठीक है देव। कुछ देर बाद चंपक बिना पेपर्स को चेक करे उन पर साइन कर देता है और थोड़ी देर बाद चंपक शाम होते ही अपने घर की ओर निकलता है। रात ज्यादा होने की वजह से सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सामने से अचानक एक बाइक पर दो बंदे आते हैं और चंपक की कार के पहले वाले शीशे पर डंडा मारते हैं और उसका शीशा तोड़ देते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए चंपक गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, तुम लोग गवार हो क्या? क्या तुम लोगों को इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं देती?
उसकी बात सुनकर वो बाइक वाले अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं। चंपक उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों, आखिर तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? तूने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, इसलिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा। चंपक कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो दोनों उसे बेरहमी की मौत देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह चंपक की लाश उनके घर आती है। ये देखकर बेचारी चंपा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। वो अपने पति को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोता देखकर लीलावती कहती है, अरे चुप हो जा बहू, इतना रो क्यों रही है तू? तेरी किस्मत में पति का इतना ही साथ लिखा था। मम्मी जी, मैंने इनको कहा था जल्दी घर आने को, लेकिन लेट आए, और आए भी तो कैसे। कुछ समय बाद चंपा अपने पति की लाश का अंतिम संस्कार करती है और जब वो घर आती है तो घर पर देव और भोला को देखती है। उसे देखकर चंपा कहती है, तुम दोनों तो मेरे पति के खास एम्प्लॉय थे ना? तुम्हें पता है क्या कि उनको किसने मारा है? अगर पता है तो प्लीज बता दो। अरे मूर्ख औरत, हमने ही तेरे पति को मारा है। लेकिन क्यों? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तेरे पति ने हमारे ऑफिस के सामने हमारी इंसल्ट की थी। अब हम अपनी इंसल्ट किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हम अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी तेरे पति से सब कुछ हमने अपने नाम करवा लिया, ये घर, कारोबार। अब तुम एक गरीब और फटीचर बन गए हो। निकलो अब यहाँ से, चलो। अरे क्यों निकलो? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अब लीलावती देव और भोला को मारने लगती है, लेकिन वो असफल रहती है। उसको ऐसा करते देखकर देव कहता है, ओहो, तुम कितने बेचारे बने हुए हो। एक टाइम था कि तुम लोग खूंखार शेर बने फिरते थे, लेकिन अब चलो, मैं उन सबको भूल जाता हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर रहना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? उसकी बात सुनकर चंपा सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद चंपा कहती है, हाँ मुझे मंजूर है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसी ही रहूंगी। बहू तू ये क्या कह रही है? आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ आप कुछ मत बोलिए। इतना कहकर चंपा अपनी सास लीला को घर के अंदर ले जाती है और ये सब देखकर लीलावती फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बहू अब तो मैं एक गरीब औरत हूँ, साथ ही हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर तूने गरीबी के चलते इन लोगों के सामने अपने घुटने टेक ही दिए। नहीं मम्मी जी, मैंने गरीबी के आगे घुटने नहीं टेके हैं और न ही इनके आगे, लेकिन हाँ, मैं इन लोगों के साथ रहने के लिए राजी हो गई हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इन्होंने सारे सबूतों को मिटा दिया है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, बस इसलिए इनको सबक तो सिखाना ही होगा ना। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, ये लोग तुझे कोई नुकसान ना कर दे या तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों सास बहू आपस में प्लान करके उस घर में रहने लगती है। दिन गुजरते हैं, चंपा घर के काम करती और चंपा जब भी देव और भोला के पास कोई सामान देखती या फिर कोई भी सामान देने जाती तो भोला उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी तक करने की कोशिश करता। एक रात की बात है, देव और भोला काफी नशे में थे। उनके इस नशे का फायदा उठाते हुए चंपा उन्हें खाना देने जाती है और दोनों के पास जाती है और साथ ही हाथों में मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और उस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और उनको नशे की हालत में देखकर चंपा उनसे कहती है, मेरे पति को क्यों मारा था? और क्या ये बात सच है कि मेरे पति की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो? अरे हाँ जाने मन, हम तुझे कितनी बार बताएं कि तेरे पति को हमने मारा था और तेरे पति को मारने का कोई मकसद नहीं, बल्कि ये पूरी जायदाद छीनना था। सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि उसने सभी ऑफिस वालों के सामने हमारे इंसल्ट की। हमारे सामने हमारी इंसल्ट कोई नहीं कर सकता, इसलिए आधी रात को हमने उसे मार दिया और सबूत भी मिटा दिए। उसकी ये बात सुनते ही अब चंपा उनका खाना वहीं रखती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रात के समय ही वो पुलिस स्टेशन जाती है और सारे सबूत पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और इस तरह अब लीलावती और चंपा को उनका सब कुछ वापस मिलता है और चंपक को मिलता है इंसाफ। नीलम की बहुएं बहुत ही समझदार होती हैं।
लेकिन कभी कभी नीलम की बहू ऐसी हरकतें कर देती हैं कि नीलम को अपनी बहुओं पर चिल्लाना पड़ जाता था। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी 5 बहुएं, बड़ी बहू ज्योति, दूसरी बहू उर्मी, तीसरी बहू नेहा, चौथी बहू प्राची और 5वीं बहू पूनम को बुलाती। बहुओं, तुम सबको तो पता ही है ना, कल उमा के घर जगराता है और फिर परसों भंडारा होगा। जी माँ जी, हमें पता है। तुम 5 को अगर ये याद है तो ये भी अच्छे से याद होगा ना कि उमा ने बोला है उसके घर सब काम में तुम 5 की मदद करोगी। अरे वो बेचारी भला अकेले कैसे सब करेगी। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। और रही बात उमा आंटी की, तो उन्हें तो किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कल हम 5 इसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी, तुम 5 इतनी समझदार भी हो कि दूसरों के बारे में भी सोचना जानती हो। माँ जी, हम अपने और सबके बारे में सोचते हैं, बल्कि मैं तो ये भी बोलूंगी माँ जी कि हमें भी घर में कोई दावत ही रख लेनी चाहिए। हमारे घर में भी तो लोगों का आना होना चाहिए ना। नहीं, हमें कोई दावत नहीं रखनी। तुम 5 को पता भी है कि इन सब में कितना खर्चा आता है। अरे हम कोई दावत करने निकले ना तो हम खुद लुट जाएंगे। माँ जी, अब तक हमने किसी के घर का भंडारा खाया है तो किसी के घर की दावत खाई है, लेकिन अब हमें भी लोगों को मौका देना चाहिए ना हमारे घर आने का, हमारे घर की दावत खाने का। बहुओं, सास मैं हूँ ना, तो सास वाले काम मुझे ही करने दो। तुम 5 को कोई जरूरत नहीं है मेरी सास बनने की। बढ़िया ही मेरी सास बनने, जितना कहा है ना उतना करो। आई बात समझ में? ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, कल हम अपने परिवार के लिए क्या बनाएं? कल तो बस जगराता होगा ना, और जगराते में कुछ खाना पीना भी हो, ये जरूरी तो नहीं। हम 5 के लिए तो कुछ बनना ही चाहिए। पर नहीं, कुछ नहीं बना है। अरे उमा के खास पड़ोसी हैं हम, तो वो लोग जो अपने लिए बनाएंगे वही हम सबके लिए भी होगा। और मैं चली जाऊंगी, पहले एक बड़े कटोरे में सबके लिए ले आऊंगी। माँ जी, कंजूसी करने में तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। जिस तरह से आप कंजूसी करती हो ना, किसी को पता तक नहीं चलता। ये तो बस आपको ही आता है। ये कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि समझदारी है। और हमारा क्या है, जिस दिन कभी हमारी बारी आएगी उस दिन हम भी दावत दे देंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं है। नीलम अपने घर में किसी को ज्यादा खर्चा नहीं करने देती थी, जिस बात से कभी कभी नीलम की 5 बहुएं भी सहमत हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम की 5 बहुएं घर का काम कर रही होती हैं। वैसे आप सबको ये नहीं लगता कि हमें भी अपने घर में दावत करवानी चाहिए? पता है मेरे मायके में तो मैं कभी न कभी दावत करवा ही देती थी, और अच्छा लगता है जब हम बिना बात के भी दावत करवा देते हैं। तो हमें तो अच्छा लग जाएगा, लेकिन माँ जी का क्या? उन्हें तो बुरा लगेगा ना। उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई फिजूल की खर्ची करे। उन्हें तो हर चीज में एक सलीके में ही पसंद है। वो सब तो अलग बात है, लेकिन मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि हमें भी घर में दावत रखनी चाहिए। जब से शादी करके आई हूँ तब से हमारे घर में एक बार भी हवन तक नहीं हुआ। वही तो, मुझे भी ये गलत लगता है कि घर में एक हवन भी ना हो। और माँ जी से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आज तक किसी की बात मानी ही नहीं है, तो अब क्या मानेगी? अगर माँ जी हमारी बात मानने नहीं वाली है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम माँ जी को मनाने की कोशिश भी ना करें। मुझे तो यही लगता है कि हमें एक बार माँ जी से बात करनी ही चाहिए इस बारे में। बात करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। माँ जी बहुत टेढ़ी खीर है, उन्हें मनाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना होगा। अगर हमें दावत करवानी है तो हमें कुछ अलग सोचना होगा। 5 बहुओं को घर में दावत करवानी थी, लेकिन नीलम से बात करने में 5 बहुओं को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डर लगता था। इसलिए कोई भी नीलम से बात करने की हिम्मत नहीं करता। सब अपने आप ही कुछ न कुछ सोचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मी नीलम के पास जाती है। माँ जी, आपको पता है मेरी माँ ने बताया कि हमारे जो पंडित है ना, उन्होंने बताया है कि सोमवार को अगर हम दावत करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। तो मैं क्या कहती हूँ कि इस सोमवार हम दावत कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहू, मैं क्या तुझे कोई पापी दिखती हूँ जो मुझे पुण्य करने की जरूरत है? अरे तुझे पुण्य कमाने हैं तो अपनी सास की सेवा कर। सास की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। माँ जी, लेकिन अगर हम दावत करते हैं तो अच्छा ही रहता है ना। बहू, अच्छा तो तब भी होता जब तू अपने मायके से भर भर कर पैसा लाती, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर उर्मी का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से वापस चली जाती है।
अगले दिन सुबह सुबह प्राची चीखते हुए नीलम के कमरे में जाती है। छी, माँ जी, मुझे लगता है कि मुझे किसी की बुरी नजर लग गई है। अब तो ये नजर तभी उतरेगी जब हम 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे। वैसे माँ जी, अगर हम इतना कर ही रहे हैं तो हमें दावत भी करवा ही लेनी चाहिए। एक साथ हमारे 2 काम निमट जाएंगे। बहू तुझे अचानक से क्या हो गया? कल तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से कैसे नजर? माँ जी, आप भी ना क्या बात करती हो। नजर क्या बता के लगती है? हेलो, मेरा नाम नजर है और पड़ोसी ने तुम्हें लगने को कहा है तो लग जाऊं? ऐसा थोड़ी होता है माँ जी। बहू तू टेंशन मत ले, मैंने बहुत लोगों की नजर उतारी है। मुझे नजर उतारना आता है बहुत अच्छे से। बस तू शांति से खड़ी रह, मैं अभी चप्पल से मारती हूँ, नजर खुद ब खुद उतर जाएगी। और अगर फिर भी नहीं उतरी तो रामबाण नुस्खा है ना, झाड़ झाड़ से तो पक्का भाग ही जाएगी नजर। न माँ जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नजर वगैरह लगी है, शायद बस जुकाम हो गया है। अबे भाप लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बहू, तुझे बहुत बुरी नजर लगी है, मैं देख के बता रही हूँ। तू लापरवाह मत बन, मैं अभी तेरी नजर उतार दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। माँ जी, वो मैंने गैस पर दूध रखा है, वो गिर गया होगा, मैं अभी आती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर प्राची वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। हर कोई अपनी तरफ से अब कोशिश करने लगता है नीलम को मनाने के लिए। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन नीलम किसी की भी बात को मानने तक राजी नहीं थी। कुछ दिनों बाद नीलम के बड़े बेटे अमन की दुबई में नौकरी लग गई होती है और वो खुशी खुशी घर आता है, सबको बुलाने लगता है। माँ, ज्योति, पूनम, प्राची, अरे कहाँ हो सब, जल्दी से आओ। अमन की आवाज सुनकर वहाँ सभी लोग आते हैं। क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैं जिस नौकरी के लिए इतने समय से कोशिश कर रहा था वो लग गई है। मुझे दुबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। क्या? इसका मतलब तेरी नौकरी लग गई और अब तू विदेश रहने वाला है? हाँ माँ, अब मैं दुबई जाने वाला हूँ। सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अब। जेठ जी, देर से ही सही, लगता है अब तो भगवान ने आपकी बात सुन ली है। हम सब आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बस यूं ही जिंदगी में तरक्की करो और खूब नाम रोशन करो अपना। सच में आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तो अमन के पापा का सपना पूरा हो गया। वो यही चाहते थे कि उनके बेटे की दुबई में नौकरी लगे और देखो आज वो सपना भी पूरा हो गया। माँ जी देखो, अब तो सब अच्छा ही हो रहा है ना, तो अब तो हम घर में दावत रख ही लेते हैं। बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि अब तो हमें दावत करनी ही चाहिए। क्या माँ जी, आप और दावत के लिए मान गई? अरे हाँ भाई, मैं दावत के लिए मान गई। आज तो सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है, एक के बाद एक खुशखबरी मिले ही जा रही है। अब माँ जी, इतना सब हो रहा है तो क्यों ना हम छोले कुलचे की दावत करें? हाँ माँ जी। बहुओं, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी 5 बहुओं की छोले कुलचे की दावत के लिए रजामंदी देती हूँ। नीलम की 5 बहुएं घर में छोले कुलचे की दावत रखवाती हैं, जो बहुत ही अच्छी जाती।